मणिपुर हिंसा पर संसद में गतिरोध जारी, भाजपा ने की पार्टी संसदीय दल की बैठक। राज्य में सुखाड़ की आशंका को लेकर सरकार गंभीर, मुख्यमंत्री ने की कृषि विभाग की समीक्षा, किसानों को ध्यान में रखकर कार्य योजना तैयार करने का निर्देश। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राज्य में बांग्लादेशियों की घुसपैठ पर जताई चिंता, कहा बदल जाएगी आदिवासियों की परंपरा। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज होगी राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक, कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मिल सकती है स्वीकृति। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं जयलक्ष्मी और अब खबरें विस्तार से। मणिपुर हिंसा को लेकर संसद के दोनों सदनों में गतिरोध जारी है। मानसून सत्र के आज चौथे दिन भी कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्य हंगामे पर उतर आए। शोरगुल, नारेबाजी और हंगामे को देखते हुए लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। उधर राज्यसभा में भी गतिरोध के कारण प्रश्नकाल बाधित हुआ, जिसके बाद कार्यवाही 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। संसद में जारी गतिरोध के बीच आज भाजपा संसदीय दल की बैठक नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। बैठक के दौरान सदन के भीतर विपक्ष को करारा जवाब देने की रणनीति तैयार की गई। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विपक्ष की नीयत पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि सरकार सदन के भीतर चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन विपक्ष गतिरोध पैदा करना चाहता है। उन्होंने कहा कि विपक्षी दल कुंठा और हताशा में है। श्री मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्ष इंडिया शब्द का राजनीति इस्तेमाल कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज से ओडिशा के 3 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे अटूट बंधन परिवार द्वारा प्रायोजित मेडिकल छात्रों के समूह के साथ बातचीत करेंगी। भुवनेश्वर हवाई अड्डे पर पहुंचेंगी। इसके बाद वो वहां से राजभवन जाएंगी। भुवनेश्वर में ओडिशा राजभवन के एक नए भवन खंड की आधारशिला रखेंगी। राजभवन में वो राज्य के आदिवासी समुदायों के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करेंगी और रात्रि में वहीं पर विश्राम करेंगी। उसके बाद अगले दिन यानी बुधवार 26 जुलाई को वो कटक के चंडी मंदिर जाएंगी, जहां पूजा अर्चना करेंगी। इसके बाद उत्कल गौरव मधुसूदन दास के आवास और नेताजी जन्मस्थान संग्रहालय जाएंगी। इस दिन वो कटक में ओडिशा उच्च न्यायालय के 75वें स्थापना दिवस समारोह, कटक में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह और एससीबी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के वार्षिक समारोह में शामिल होंगी। साथ ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उसके बाद 27 जुलाई को भुवनेश्वर के तमांडो के 10 बटिया में ब्रह्म कुमारी केंद्र लाइट हाउस कॉम्प्लेक्स की आधारशिला रखती हुई भी नजर आएंगी। राज्य में सूखे की आशंका को देखते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अधिकारियों को एहतियाती कदम उठाने का निर्देश दिए हैं। इस सिलसिले में उन्होंने कल कृषि विभाग के कामकाज की समीक्षा की। बैठक में कृषि मंत्री बादल पत्रलेख के अलावा मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे समेत कई वरीय अधिकारी भी शामिल हुए। कृषि विभाग की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन राज्य में मानसून की बेरुखी पर चिंता जाहिर की और अधिकारियों को खेती किसानी को ध्यान में रखकर कार्य योजना तैयार करने का निर्देश दिया। उन्होंने किसानों को वैकल्पिक खेती के लिए प्रेरित करने पर भी जोर दिया। हम लोगों की पूरी नजर वर्तमान मौसम पर है और विभाग भी पूरी तरीके से इस बदलते मौसम पर नजर रखते हुए परिस्थिति से कैसे हम लोग इस परिस्थिति से, इस मुसीबत से हम लोग लड़ेंगे, इसके लिए तैयार रहने के लिए बिल्कुल स्पष्ट निर्देश दिया जा चुका है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि कृषि और पशुपालन के जरिए ही ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। जब तक किसान और पशुपालक सशक्त नहीं होंगे तब तक विकास की गति नहीं बढ़ेगी। ग्रामीण क्षेत्र को लेकर लगातार रही है और आपने देखा होगा कि पिछले बार भी जब सुखाड़ हुआ तो सुखाड़ की आहट और उसकी आने वाले कुप्रभाव को ध्यान में रखकर हम लोगों ने त्वरित किसानों को राहत देने का काम किया। राज्य में अब तक औसत से 45% कम वर्षा हुई है। लगातार दूसरे साल राज्य में कम बारिश के ट्रेंड को देखते हुए मुख्यमंत्री ने कृषि विभाग के अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने का निर्देश दिया है। चेन्नई में आयोजित आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन है। G20 देशों की बैठक में आपदा से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हो रही है। में वैश्विक प्रयासों में तालमेल की जरूरत पर बल दिया गया और ये कहा गया कि आपदा के प्रभाव कम करने के लिए वित्तीय सहयोग के नए तरीके निकालने होंगे। चेन्नई में आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह की बैठक का आज दूसरा दिन है। पहले दिन भारत ने आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय प्रबंध की अपनी नीति में आमूलचूल बदलाव की भी जानकारी दी। प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन से संबंधित आपदाओं के प्रभाव बहुत बड़े और प्रकृति में परस्पर जुड़े हुए हैं और ये प्रभाव हमारे दरवाजे पर दस्तक दे रहे हैं। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने राज्य में हो रही बांग्लादेशी घुसपैठ पर गहरी चिंता व्यक्त की है। एक न्यूज एजेंसी से बातचीत में राज्यपाल ने कहा कि बांग्लादेशी घुसपैठ आदिवासी परंपरा के लिए खतरा है। उन्होंने कहा कि इससे आदिवासी समुदाय की जीवन शैली बदल जाएगी। उन्होंने इस मुद्दे पर सतर्क रहने पर जोर दिया है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने बांग्लादेशी घुसपैठ पर राज्यपाल की चिंता को वाजिब बताया। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य की वर्तमान सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए आदिवासी समाज के अस्तित्व का सौदा कर लिया है। श्री मरांडी ने कहा कि संथाल परगना में घुसपैठियों ने आदिवासी परंपरा, संस्कृति और पहचान को नष्ट करने का अभियान चला रखा है। राज्य में लोकसभा चुनाव की तैयारियां जोर पकड़ने लगी हैं। इस सिलसिले में भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर राज्य में 21 जुलाई से 21 अगस्त तक मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसके तहत ब्लॉक लेवल ऑफिसर घर घर जाकर न केवल नए मतदाताओं का निबंधन कर रही हैं, बल्कि मतदाता सूची में संशोधन का काम भी कर रही हैं। मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत राजधानी रांची में ब्लॉक लेवल ऑफिसर अपने क्षेत्र में घर घर तक दस्तक दे रहे हैं और 1 जनवरी 2024 को 18 वर्ष पूरा कर रहे युवाओं के नाम मतदाता सूची में जोड़ने का अभियान चला रही है। नगड़ी प्रखंड के निर्वाचन पदाधिकारी संतोष शुक्ला बताते हैं कि इस अभियान का मुख्य उद्देश्य नए वोटरों को जोड़ना, मतदाता सूची से मृतकों के नाम हटाना और वांछित संशोधन करना है। भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देश में मतदाता सूची का पुनरीक्षण कार्य चल रहा है। 21/7 से 21/8/2023 तक चलेगा। 1 महीना के कार्यक्रम में सभी बीएलओ घर घर जाकर सभी मतदाताओं का हर एक घर में वेरिफिकेशन करेंगे और जिन मतदाताओं का नाम 18 साल अवधि पूरा होने के बाद जोड़ा जाएगा, उसको प्रपत्र 6 भी भरना है। इसमें विलोपन हेतु प्रपत्र 7 भरना है, संशोधन हेतु प्रपत्र 8 भरना है और सभी तरह का जिस तरह का भी मतदाता सूची में त्रुटि हो उसका निराकरण करना है। निर्वाचन आयोग के इस अभियान की सफलता के लिए बीएलओ बहनें पूरी ईमानदारी से अपने कर्तव्यों को अंजाम दे रही हैं। वे इस अभियान का हिस्सा बनकर बेहद उत्साहित हैं। अभी 21/7/2023 से 21/8/2023 तक जो पुनरीक्षण का काम चल रहा है, जिसमें नए बच्चियों को जोड़ना और जैसे जिनकी शादी हो गई है या कोई किन्हीं का मृत हो गए हैं तो वैसे लोगों का नाम हटाना और अगर किसी का नाम में या पते में सुधार करने की है तो उसमें सुधारने का भी हम लोग काम कर रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग मतदाता सूची की त्रुटियों को दूर करने के लिए समय समय पर मतदाता सूची में पुनरीक्षण का कार्यक्रम चलता रहता है। इसका मुख्य उद्देश्य योग्य मतदाताओं को सूची में शामिल करना और अयोग्य मतदाताओं को सूची से विलोपित करना है। रांची से प्रताप की रिपोर्ट।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में आज शाम राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक होगी। बैठक में कई अहम प्रस्तावों को स्वीकृति मिल सकती है। बैठक के दौरान मानसून सत्र में रखे जाने वाले विधेयकों और विभिन्न संवर्ग की नियुक्ति नियमावली पर भी मुहर लग सकती है। रांची डीसी राहुल सिन्हा ने सोमवार को जिला कुष्ठ निवारण केंद्र, यक्षमा केंद्र और सिविल सर्जन कार्यालय का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए। मौके पर सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार और रांची के अपर मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर शशि भूषण खलको समेत कई अधिकारी मौजूद थे। की एक्टिविटीज़ अभी जारी रखनी है। सरकार सभी के लिए फ्री कोर्सेज उपलब्ध कराती है। डॉट्स में जो हाई लेवल के केसेस होते हैं उसमें 2 लाख की दवाइयाँ दी जाती हैं और इवन हर प्राइवेट हॉस्पिटल को भी प्रोत्साहन है कि अगर वो किसी भी पेशेंट को आइडेंटिफाई करा के रिपोर्ट करते हैं तो हर हॉस्पिटल को भी उनके डॉक्टर्स को भी 500 रुपये का लाभ दिया जाता है। तो ये एक मेजर बेनिफिट है। इसके बारे में कम लोग जानते हैं। हम सभी को इसका भरे मात्रा में प्रचार कराने की आवश्यकता है। रांची के युवा व्यवसायी दीपक कुमार गुप्ता की हत्या की सुपारी देने की घटना का पुलिस ने उद्भेदन कर लिया है। पुलिस ने दीपक के छोटे भाई सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। रांची के वरीय पुलिस अधीक्षक किशोर कौशल ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों के पास से हथियार और कारतूस भी मिले हैं। देखिए, दिनांक 21 तारीख को हम लोगों को सुबह में एक प्रकार की सूचना प्राप्त हुई कि 2 अपराध कर्मियों को किसी एक व्यवसायी की हत्या करने का एक तरीके से सुपारी दी गई है। इसको लेकर के सिटी एसपी के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और इस टीम ने लगातार उपलब्ध सूचना के ऊपर कार्रवाई की, उसका सत्यापन किया। तो उस दौरान यह बात सामने आई कि रितेश वर्मा उर्फ देवराज एवं अल्तमस खां उर्फ राज, ये दोनों मिलकर बाजार समिति के एक दुकानदार की हत्या करने के लिए उस मोहल्ले में रेकी कर रहे हैं, जो मोहल्ला बेसिकली रवि स्टील के पास में राधा नगर मोहल्ला है, वहां पर। मलमास की पहली सोमवारी पर देवघर में करीब 80,000 कांवरियों ने बाबा का जलाभिषेक किया। मलमास की सोमवारी होने के बावजूद रविवार रात 9 बजे से ही कांवरियों की कतार लगने का सिलसिला शुरू हो गया था। सुबह होते होते कांवरियों की कतार मंदिर से 2 किलोमीटर दूर बीएड कॉलेज तक पहुंच गई थी। बांग्ला सावन और मलमास की पहली सोमवारी पर बाबा मंदिर का पट सवेरे 3:05 पर खोला गया। कांचा जल और प्रातःकालीन पूजा के बाद कांवरियों ने जलार्पण शुरू किया। पवित्र अमरनाथ यात्रा जारी है। श्रद्धालु आस्था और उत्साह के साथ इस आध्यात्मिक यात्रा को पूरा कर रहे हैं। करने जा रहे तीर्थयात्रियों ने बम बम भोले के नारे लगाए। 62 दिनों की श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा 1 जुलाई को शुरू हुई थी और ये श्रावण पूर्णिमा पर 31 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन संपन्न होगी। ये यात्रा सुचारू रूप से चल रही है और देश भर के श्रद्धालु बर्फ से बने प्राकृतिक शिवलिंग का दर्शन करके पूजा आराधना कर रहे हैं। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। फर्स्ट एंड सेकेंड जेपीएससी समेत अन्य परीक्षाओं की जांच एवं सीलबंद स्टेटस रिपोर्ट सीबीआई ने हाईकोर्ट को सौंप दी है। दरअसल इन तमाम परीक्षाओं में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए बुद्धदेव उरांव ने 2008 में जनहित याचिका दाखिल की थी। इसके बाद हाईकोर्ट ने इन परीक्षाओं को सीबीएसई जांच करने का निर्देश देते हुए नियुक्ति पर रोक लगा दी थी। रिम्स में सीनियर और जूनियर छात्रों के बीच हुई मारपीट की घटना के बाद मेडिकल कॉलेज का माहौल तनावपूर्ण हो गया था। मामले को देखते हुए रिम्स प्रबंधन ने 19 जुलाई को एमबीबीएस, बीडीएस की कक्षाओं को रद्द करते हुए 20 जुलाई को हॉस्टल खाली करवा दिया है। वहीं मामले की जांच के लिए निदेशक डॉक्टर आरके गुप्ता ने 6 सदस्यीय अनुशासनात्मक कमेटी का गठन किया है। झारखंड भाजपा के पूर्व प्रदेश प्रवक्ता अमरप्रीत सिंह काले सोमवार को रांची स्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से मिले। इस दौरान दोनों में काफी देर तक वार्ता हुई। काले ने बताया कि उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी से शिष्टाचार भेंट की है। इस दौरान संगठन के कई विषयों पर चर्चा हुई। फेडरेशन ऑफ झारखंड, चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज और बिजनेस क्लस्टर ऑफ इंडिया की संयुक्त बैठक सोमवार को चेंबर भवन में हुई। बैठक में रेफरल बिजनेस को बढ़ावा देने और महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित करने पर चर्चा हुई।
व्यापारियों ने ऑनलाइन ट्रेड के बढ़ते प्रचलन से स्थानीय स्तर पर व्यापारियों को होने वाली कठिनाई पर चिंता जताई और ऑनलाइन ट्रेडिंग को बहिष्कृत करने की मुहिम में झारखंड चैम्बर को शामिल होने की जरूरी बताया। सिमडेगा जिले में डीडीसी अरुण वाल्टर सांगा और एसपी सौरभ कुमार की अध्यक्षता में मुहर्रम पर्व को सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाने को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक की गई। डीडीसी ने मुहर्रम पर्व पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूर्व में ही सभी आवश्यक तैयारी पूर्ण कर लेने की बात कही। उन्होंने जिले के सभी अंचल अधिकारी एवं थाना प्रभारियों को अपने क्षेत्र में शांति समिति की बैठक करने का निर्देश दिया। विधायक सुदेश महतो ने रांची के राहे प्रखंड के कानकट्टा गांव में एक वाचनालय और चबूतरा निर्माण कार्य तथा भेलकी गांव में वाचनालय शिलान्यास किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि गांव की जरूरत को पूरा किया जा रहा है। पेयजल, शिक्षा और स्वास्थ्य पर वृहद पैमाने पर काम किए जा रहे हैं। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत पलामू जिले में आयुष्मान पखवाड़ा मनाया जा रहा है। राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिले में आयुष्मान पखवाड़ा 4 अगस्त तक मनाया जाना है। आयुष्मान पखवाड़ा के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए डीसी आंजनेय युलू दोड्डे ने सोमवार को समाहरणालय परिसर से जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बोकारो जिले के कसमार अंचल कार्यालय में मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम को लेकर बैठक संपन्न हुई। बैठक में प्रखंड के सभी बीएलओ उपस्थित रहे। सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी सह अंचल अधिकारी प्रदीप कुमार शुक्ला ने बैठक में बीएलओ द्वारा घर घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करने एवं विशेष स्टिकर चिपकाने के कार्य की समीक्षा की। लातेहार जिले के चंदवा स्थित राजकीयकृत मध्य विद्यालय सासंग में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण कार्यक्रम के तहत सोमवार को स्कूल जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। जिला परामर्श सह अस्पताल प्रबंधक नागेंद्र कुमार व आस्था गुप्ता ने तंबाकू के सेवन से होने वाले दुष्परिणामों के बारे में छात्रों को जानकारी दी। रेलवे सुरक्षा बल ने धनबाद से पटना तक यात्रा करने वाले यात्री सैयद अजीज का एक ब्लू कलर का पिट्ठू बैग सुपुर्द किया। बताया गया कि सैयद अजीज का यह बैग धनबाद स्टेशन पर ही छूट गया था। बाद में सीआरपीएफ ने सैयद अजीज को वह बैग सुपुर्द कर दिया। रांची के मैकलुस्कीगंज थाना क्षेत्र के बुध बाजार के पास से अवैध परिचालन करते हुए एक ट्रैक्टर को पकड़ा गया है। सूचना के अनुसार गश्ती के दौरान पुलिस ने एक बिना नंबर के ट्रैक्टर को बालू लेकर आते देखा। ट्रैक्टर को रोका गया और परिवहन चालान की मांग की गई। इस पर ट्रैक्टर चालक वाहन छोड़कर भाग गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 जुलाई को मन की बात कार्यक्रम के जरिए देशवासियों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। प्रधानमंत्री ने इस कार्यक्रम के लिए लोगों से अपने सुझाव देने का आग्रह किया है। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए, इस महीने 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी दिल्ली पर भेज सकते हैं। नमो ऐप या माई गॉव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 30 जुलाई सुबह 11 बजे मन की बात। राजधानी रांची समेत राज्य भर में 28 जुलाई से मानसून में तेजी आने की संभावना व्यक्त की गई है। इससे पहले 27 जुलाई तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। इस दौरान वज्रपात की चेतावनी भी जारी की गई है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बने साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मानसून में तेजी की उम्मीद है। पिछले 24 घंटों में झारखंड में कुछ स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हुई है और सबसे जो अधिक बारिश है वो 36 मिलीमीटर बोकारो में रिकॉर्ड की गई है और सबसे अधिक उच्चतम तापमान 36.2 डिग्री सेल्सियस गोड्डा में रिकॉर्ड किया गया है। जो पिछले 24 घंटों में जो मानसून की गतिविधि है राज्य में थोड़ी कमजोर देखने को मिली है और अगर बात करें तो मानसूनी जो फीचर्स हैं उनकी क्या स्थिति रही, तो मानसून ट्रफ है वो झारखंड के दक्षिण से होकर गुजर रहा है। तो ये अभी अगर बात किया जाए तो उड़ीसा से नीचे गुजर रहा है अभी झारखंड के दक्षिणी से
और अगर बात किया जाए तो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो कि पश्चिम मध्य और उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बना हुआ है और उसके कारण से इसी एरिया में 25 तारीख में एक लो प्रेशर बनेगा जिसके और इंटेंसिफाई होने की संभावना जताई जा रही है। और बात किया जाए तो अगले आने वाले 5 दिन में। और अब बात कारोबार जगत की। 6 करोड़ से अधिक सक्रिय सदस्यों के खातों में ब्याज जमा करने का निर्देश दिया। इस साल मार्च में घोषित पीएफ खातों पर ब्याज दर 2021-22 में सरकार द्वारा घोषित 4 दशक के निचले स्तर 8.1% से मामूली अधिक थी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि पिछले कुछ सालों में कर दरों में वृद्धि के बिना भी कर राजस्व में बढ़ोतरी हुई है। कर संग्रह प्रणाली में दक्षता ने मजबूत कर संग्रह में सहायता की है। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था अधिक औपचारिक होती जा रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने सभी बैंकों को निर्देश दिए हैं कि वो ऋण पुनर्भुगतान के मुद्दे को संवेदनशीलता और मानवीय भावना के साथ निपटाएं। दिल्ली के प्रगति मैदान में इंटरनेशनल ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन कॉम्प्लेक्स बनकर तैयार। 26 जुलाई को इस पुनर्विकसित आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स का प्रधानमंत्री करेंगे उद्घाटन। लगभग 123 एकड़ के विशाल परिसर के साथ प्रगति मैदान परिसर भारत में बैठकों, कॉन्फ्रेंसेस और प्रदर्शनियों के लिए उपलब्ध होने वाला सबसे बड़ा केंद्र बना। सेबी अध्यक्ष माधवी ने मीडिया को संबोधित कर कहा कि सभी स्टॉक मार्केट ट्रांजैक्शंस की तुरंत सेटलमेंट पर काम कर रहा है। सेबी अध्यक्ष ने कहा कि भारत की आर्थिक स्थिति मजबूत है। जीएसटी संग्रह के आंकड़े इस बात की गवाही दे रहे हैं। पोर्ट ऑफ स्पेन में भारत और वेस्टइंडीज के बीच बारिश से प्रभावित दूसरा और अंतिम क्रिकेट टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया। इसके साथ ही भारत श्रृंखला 1-0 से जीत ली। 5वां दिन बारिश की भेंट चढ़ गया और एक भी गेंद नहीं फेंकी जा सकी। भारतीय टीम ने डोमिनिका में खेले गए पहले टेस्ट मुकाबले को पारी और 141 रन से अपने नाम किया था। वहीं दूसरे टेस्ट में भारत ने वेस्टइंडीज के सामने जीत के लिए 365 रन का लक्ष्य रखा था, जिसका पीछा करते हुए वेस्टइंडीज ने दूसरी पारी में 2 विकेट पर 76 रन बनाए थे। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट ड्रॉ होने के कारण विश्व अंक तालिका में भारत दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। डोमिनिका टेस्ट में दबदबे को जीत में बदलने के बाद पोर्ट ऑफ स्पेन में भी वेस्टइंडीज पर हावी रहने वाली टीम इंडिया ने कैरिबियाई धरती पर एक और टेस्ट सीरीज अपने नाम की। लेकिन विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2023-25 के चक्र की अपनी पहली सीरीज में टीम इंडिया को मनमाफिक शुरुआत नहीं मिल पाई। दूसरे टेस्ट के ड्रॉ होने के चलते 2023-25 की पॉइंट्स टेबल में टीम इंडिया दूसरे स्थान पर खिसक गई है। वेस्टइंडीज के खिलाफ दूसरा टेस्ट ड्रॉ होने के चलते टीम इंडिया को वेस्टइंडीज से 4 अंक बांटने पड़े। टीम के 2 मैच में 16 अंक हैं, जबकि परसेंटेज 66.67 है। वहीं पाकिस्तान 1 जीत और 12 अंक लेकिन 100 पॉइंट परसेंटेज के साथ पहले स्थान पर पहुंच गया है। ऑस्ट्रेलिया 26 अंक और 61.11 पॉइंट परसेंटेज के साथ तीसरे और इंग्लैंड 14 अंक और 27.78 पॉइंट परसेंटेज के साथ चौथे स्थान पर है। अंक तालिका में पॉइंट परसेंटेज को महत्व दिया जाता है, इसी से टीमें फाइनल के लिए क्वालिफाई भी करती हैं। भारतीय टीम को अब विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के अंतर्गत अपनी अगली टेस्ट सीरीज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेलनी है, जो कि दिसंबर में होगी। यानी अब एक लंबा गैप रहेगा और यकीनी तौर पर दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सीरीज टीम के लिए काफी अहम हो जाएगी। आईएसएसएफ विश्व जूनियर चैंपियनशिप में भारत ने 2 और स्वर्ण पदक जीते। कमलजीत ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल के निजी और टीम इवेंट में स्वर्ण पदक जीते। भारत प्रतियोगिता में चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा। भारत ने कुल 17 पदक जीते, जिसमें 6 स्वर्ण पदक शामिल हैं। सऊदी अरब की फुटबॉल टीम अल हिलाल ने फ्रांस के स्ट्राइकर काइलियान एम्बापे को अपने साथ जोड़ने के लिए रिकॉर्ड 27 अरब देने की पेशकश की है। अपने दमदार रिकॉर्ड और मैदान पर अपनी तेजी के लिए मशहूर फ्रांस के स्टार फुटबॉलर किलियन एम्बापे के लिए सऊदी अरब के क्लब अल हिलाल ने दरवाजे खोल दिए हैं। क्लब की एम्बापे के प्रति चाहत किस स्तर की है, इसे क्लब द्वारा एम्बापे के लिए लगाई गई रिकॉर्ड बिड से समझा जा सकता है।
सऊदी अरब के क्लब अल हिलाल ने एम्बापे को अपने क्लब में शामिल करने के लिए पीएसजी को 300 मिलियन यूरो देने का ऑफर दिया है, जो कि एक रिकॉर्ड बिड है। वहीं पीएसजी ने एम्बापे को अल हिलाल के साथ बातचीत करने की अनुमति दे दी है। अगर एम्बापे और सऊदी के क्लब के बीच ये डील होती है तो ये एक रिकॉर्ड ट्रांसफर फीस होगी। पिछले कुछ समय से पीएसजी क्लब और एम्बापे के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई है। दरअसल पीएसजी और एम्बापे के बीच 2024 तक का कॉन्ट्रैक्ट है। अगर एम्बापे 2024 में न क्लब छोड़ते हैं तो वो फ्री एजेंट बन जाएंगे। इस स्थिति में पीएसजी को एक भी पैसा नहीं मिलेगा। ऐसी हालत में पीएसजी ने एम्बापे को अपना कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ाने की मांग की थी, जिसको एम्बापे ने ठुकरा दिया था। अब पीएसजी ने एम्बापे को ट्रांसफर लिस्ट में नाम कर दिया है, यानी पीएसजी एम्बापे के लिए दूसरे क्लब से बिड स्वीकार कर रहा है। स्पेन का क्लब रियल मैड्रिड भी पीएसजी के स्टार स्ट्राइकर किलियन एम्बापे को अपने क्लब में शामिल करने की होड़ में है। पिछले साल रियल मैड्रिड ने एम्बापे के लिए 180 मिलियन यूरोस यानी 1600 करोड़ रुपए की पेशकश की थी, लेकिन पीएसजी ने एम्बापे के साथ कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू कर लिया था। एम्बापे 2018 से पीएसजी क्लब से जुड़े हैं। इससे पहले वह फ्रांस के ही दूसरे बड़े क्लब एएस मोनाको से जुड़े थे। पीएसजी ने उन्हें 1400 करोड़ रुपए में अपने क्लब में शामिल किया था। एम्बापे ने पीएसजी में रहते हुए 5 सीजन खेले और कुल 260 गोल दागे हैं। इस दौरान जानवरों के काटने से रेबीज का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में क्या क्या एहतियाती कदम उठाए जा सकते हैं, देखते हैं इस रिपोर्ट में। पशु द्वारा काटे जाने के मामले अक्सर सामने आते हैं। जानवर जैसे कुत्ते, बिल्ली या बंदर के काटने के मामले हो सकते हैं। किसी पशु के काटने या पंजा मारने पर वायरस व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर सकता है। ऐसे में सही इलाज न होना शरीर में जहर फैलने और संक्रमण होने का कारण बन सकता है। कुछ मामलों में रेबीज जैसी जानलेवा बीमारी भी हो सकती है। रेबीज एक जानलेवा बीमारी है जो आमतौर पर जो आसपास जानवर पाए जाते हैं, जैसे कुत्ते, बिल्ली, बंदर, इवन गधे, गाय, ऊंट, इन सब से जो है उसका खतरा बना रहता है। बड़ी बात यह है कि रेबीज जानलेवा होने के साथ साथ इसका उपचार 100% नियरली उपचार अवेलेबल है। एक बार लक्षण आ जाते हैं उसके बाद फिर कुछ करने की संभावना नहीं रहती है इसके अंदर। तो इसीलिए जैसे कोई जानवर काटे उसके बाद प्राथमिक उपचार लें, साबुन पानी से 15 मिनट तक धोएं उसको अच्छे से, और उसके बाद में उसका जो टीका है जो उसको लगवाएं। पालतू जानवर को देखा गया है कि लोग समझते हैं कि उनको टीका लगा हुआ है और अगर उन्होंने काटा है तो उससे खतरा नहीं है, लेकिन उससे भी खतरा है। इसलिए उस केस में भी टीकाकरण करवाएं। ज्यादातर केसेस में 10 दिन के अंदर अगर रेबीज होता है तो 10 दिन के अंदर उसकी जो है लक्षण भी आ जाते हैं और मरीज की मृत्यु हो जाती है। किसी व्यक्ति के काटे जाने पर जरूरी है कि किस तरह की सावधानी रखी जाए ये हमें पता हो। व्यक्ति को कहां ले जाएं, इलाज कैसा हो और ऐसे में क्या करना हानिकारक हो सकता है, ये महत्वपूर्ण बातें हैं जिसके विषय में जानना जरूरी है। जब भी ये घाव हो जहां पर काटा गया हो उस घाव में इंजेक्शन लगाना बहुत जरूरी है। और साथ साथ में पहले 14 इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, अब वो वैक्सीन बंद कर दी गई है। अब जो वैक्सीन आ रही है, जो टीका आ रहा है इसका, ये बहुत सेफ है और इसको लगवाने के लिए 2 तरीके से दिया जाता है। या तो मांसपेशियों में दे सकते हैं, लेकिन सरकारी अस्पतालों में इसका कम डोज लेके त्वचा में सिर्फ लगाया जाता है ये, और ये दोनों कंधों पे त्वचा पे लगाया जाता है और इसको 4 बार मरीज को जाना पड़ेगा अस्पताल में और 4 बार ये लगेगा दोनों कंधों पर। आवश्यक है कि जानवरों से बचकर रहें। जहां तक हो सके उनके सामने आने पर सतर्कता बरतें। किसी पशु के काटने पर सही तरह से प्राथमिक चिकित्सा हो और सही तरीके से पूर्ण इलाज किया जाए, जिससे जटिलताओं को कम किया जा सके। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। मणिपुर हिंसा पर संसद में गतिरोध जारी, भाजपा ने की पार्टी संसदीय दल की बैठक। राज्य में सुखाड़ की आशंका को लेकर सरकार गंभीर, मुख्यमंत्री ने की कृषि विभाग की समीक्षा, किसानों को ध्यान में रखकर कार्य योजना तैयार करने का निर्देश।